तो स्वागत है आपका एक बार फिर से और आप देख रहे हैं अंतरिम बजट 2019 की स्पेशल कवरेज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान सुभाष चंद्र गर्ग जी, जो कि सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और दर्शकों को बता दूं कि जो बजट की पूरी प्रक्रिया है उसको अगर बारीकी से सभी पहलुओं को कोई देख रहा था तो वो सुभाष जी थे। अब मैं समझना चाहूँगा सबसे पहले कि सर बजट की शुरुआत से लेकर बजट पेश होने तक काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकातें, बैठ के आंकड़ों का संग्रह और उसके बाद उसको फाइनल शेप देना। लेकिन कहते हैं कि जब नतीजा होता है कि जब बजट पेश हो जाए और उसके बाद जो फीडबैक आए, इस वक्त कैसे आप देखते हैं जब बजट ओवरऑल रखा गया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये लंबी प्रक्रिया होती है। हम लोग शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने में सारे विभागों के साथ एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट लगाने में, उस साल के अगले साल के। प्रक्रिया काफ़ी लंबी और इसमें बहुत बार पॉलिसी इंटरवेंशंस, उनके बारे में चर्चा, उनका आकलन करना, कितना इसकी लागत आएगी, किस तरह से ये होगा, किस तरह से बेनिफिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी इंटेंस प्रोसेस है और इस पे हाईएस्ट लेवल तक पार्टिसिपेशन होता है इस प्रक्रिया में। तो जिस दिन अंततः जब बजट डिलीवर होता है तो वो उस पूरे 4 महीने 3.5 महीने के प्रयासों का निचोड़ उस दिन आता है। परीक्षा परिणाम की तरह है। परीक्षा परिणाम कह दीजिए आप। तो उस दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से जो आज बजट प्रस्तुत हुआ और जिस तरह से इसको रिसीव किया गया, जिस तरह से इसने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत वाइडर वर्क, चाहे किसान से ले लीजिए, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले 40-42 करोड़ मज़दूरों के हिसाब से ले लीजिए, चाहे मध्यम वर्ग के हिसाब से ले लीजिए, जो टैक्स भी देते हैं और जो आमदनी भी करते हैं। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विज़न जो इसमें रिफ्लेक्ट है बजट में, और साथ में फिस्कल जो कंसोलिडेशन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स, देश की इकोनॉमी में रिसोर्स अवेलेबिलिटी, किसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उपलब्ध होगा, ये सब बहुत निर्भर करता है कि आपके बजट में कितना डेफिसिट रहेगा, कितना ये रहेगा। तो उन सब चीज़ों को मिला के मेरे ख्याल से जिस तरह से ये बजट आया और जिस तरह से इसको रिसीव किया गया, आई थिंक इट्स ए वेरी गुड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट द राइट काइंड ऑफ बजट। जब इसका प्रोसेस शुरू हुआ था इस बार अंतिम बजट का, 4-5 महीने के अगर मैं पीछे जाऊँ, उस वक्त से ही ये फोकस हो चुका था, तय कर लिया गया था कि हमें किसान या फिर कामगार, ग्रामीण भारत, सोशल सिक्योरिटी, इनकी तरफ हम आगे बढ़ना है और उसकी तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी थी? या फिर ये जो प्रोसेस है उसके बीच में मैं कहूँ कि जब बजट की बात होती है तो आमतौर पर यही है कि खर्चे कितना हमारे पास आ रहा है और कहाँ पर हमें उससे खर्च करना है, उस वक्त इसकी दिशा तय की गई? देखिए, बजट के दोनों पक्ष और तीसरा पक्ष सामान्य जनता में कम आता है। 3 बड़े पक्ष, रेवेन्यू साइड के कितना पैसा कहाँ से आ सकता है, टैक्स के रूप में, डिफरेंट किस्म के टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स में, जिसमें स्पेक्ट्रम ऑक्शन से लेके बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी के डिविडेंड, सब इन पूरा तरह से जो रेवेन्यू आकलन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, सरकार किसी भी बजट में कुछ नए प्रोग्राम अनाउंस करती है, बट सरकार हज़ारों कार्यक्रम पहले से चला रही होती है। तो उनके लिए खर्चे का इंतज़ाम करना, देखना, उसके लिए पूरी एक्सपेंडिचर साइड, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो हम कर्ज लेके पूरा करते हैं। देश कर्ज भी कई तरह से लिया जाता है, मार्केट बोरोइंग की जाती है, स्मॉल सेविंग्स के रूप में लिया जाता है, दूसरे भी और कई पब्लिक अकाउंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे माध्यमों से। इन तीनों का आकलन तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर बजट के समय पूरी तरह से करनी होती है, और उसको शुरुआत में ही उस समय हम पूरा वॉच करते हैं, देखते हैं कि कितना ट्रेंड क्या बता रहा है, पहले 6 महीने का, 7 महीने का,
देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, तो उसके हिसाब से क्या संभावना है। तो ये तो एक कार्यक्रम चलता है। दूसरा जो बड़ा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जब नई क्या चीज़, नए क्या इंटरवेंशन, नए क्या डिसीजन पॉलिसी और अदरवाइज लिए जाएं, और वो उसके लिए आप वॉच करिए देश की इकोनॉमिक गतिविधि कैसे चल रही है, देश के डिफरेंट वर्ग किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ। सो ये सब आकलन शुरुआत तो उस समय हो जाती है, बट ये इसकी ज़्यादा गति मिलती है जब बजट आता है उससे 1-1.5 महीने पहले। और इस पे ऐसा निर्णय करना, चूँकि जो हाईएस्ट लेवल पे पॉलिसी मेकर्स हैं ये वो तय करते हैं कि भाई ये चीज़ करनी होगी, तो वो इन्वॉल्वमेंट के साथ करीब 1-1.5 महीने पहले बड़ा इंटेंसली इस पे फिर बातचीत शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बजट बनना शुरू होता है सर, इस बार क्योंकि जब चुनावी साल होता है, हम देखते हैं कि सत्ताधारी दल पर दबाव भी बनना शुरू होता है। हर वर्ग चाहता है कि उसके लिए बजट में कुछ ज़्यादा ख़ास हो, कुछ ज़्यादा रियायतें हों। कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने होता है कि उन रियायतों को बजट में शामिल करवा पाना और उसे ज़मीन पर उतारने के लिए एक रोड मैप को रखना। मेरा समझिए चुनावी बजट, पिछला बजट था उस समय भी लोग चुनावी बात कर रहे थे, ये 1 साल ही बाद चुनाव होना था, और 18-19 पूरा वर्ष था, फुल ईयर जो अवेलेबल था चुनाव से पहले। जी। अभी तो एक्चुअली चुनाव बहुत जल्दी आ जाएंगे, अगले साल के बजट की क्रियान्विति तो जो दोबारा सरकार बनेगी उस समय होगी। सो चुनावी बात हो तो वो तो 1 साल पहले ज़्यादा कही जानी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि हर सरकार निश्चित रूप से ये सोचती है पूरे 5 साल, अकेले लास्ट ईयर में नहीं, कि कैसी क्या चीज़ें की जाए जिससे जनता के लंबे समय के इंटरेस्ट, उनके रियल इंटरेस्ट जो हैं उनको हम सर्व कर सकें। क्योंकि तात्कालिक रूप से तो कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं, बट असली फ़र्क पड़ता है कि जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लोगों के हों। इस सरकार का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो पूरे 5 साल में ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो लोगों की लॉन्ग टर्म ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आप देखिए गांव में आपको घर चाहिए तो घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम, आपको बिजली चाहिए तो सौभाग्य योजना पहले चालू की, आपको घर में कुकिंग करने के लिए गैस एक उचित साधन है, बजाय आप लकड़ी बर्न करें या गोबर बर्न करें, उससे आपको नुकसान होता है। महिला जो है उसको हेल्थ काफ़ी, तो अगर उसका भी सोल्यूशन करना है लेकिन एक अच्छा कुकिंग मीडियम हो तो आप उसको गैस LPG प्रोवाइड करें। घर में गांव में लोग रोज़गार के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, इसके लिए आपको सड़कों का साधन होना ज़रूरी है। तो ये सब कार्यक्रम पिछले 5 साल से चले हैं और बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ चले हैं। मेरे ख्याल से वो भी कोई ये कहे कि वो चुनाव देख के नहीं, क्योंकि चुनाव अल्टीमेटली लोग अगर ये महसूस करें कि उनकी सेवा हुई है, लोग ये महसूस करें कि उनके रियल जो इंटरेस्ट है उनके हिसाब से काम हुआ है, तो ये 5 साल करना चाहिए बजाय 1 साल। बिल्कुल। इस बजट में अगर आज की मैं बात करूं, जो सबसे अहम घोषणा हुई है वो किसानों को लेकर है। जो 6,000 रुपये सालाना देने की बात, और वो पूरा का पूरा जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहन कर रही है। कैसे ये मुमकिन होगा? क्योंकि जब भी इस तरह की स्कीम लॉन्च की गई है, कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वित्तीय बोझ सरकार पर ज़्यादा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। कैसे आप समझाएंगे कि इस बार ये जो स्कीम है इसका पैसा कैसे आएगा और कैसे जो वित्तीय अनुशासन की बात है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी? मैं इसको 2 तरह से आप को कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो निर्णय हुआ है ये हिंदुस्तान की नीति निर्माण में के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा डिपार्चर है, बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, नई तरह की सोच है। हम लोगों ने देश में पिछले 70-75 साल में
पहले कार्यक्रम शुरू किए जिसमें हम लोग इनकम जनरेट करने के लिए लोगों को साधन उपलब्ध कराते थे, ऋण देते थे IRDP या दूसरे अन्य कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई आप अपना कुछ काम करिए जिससे आप आमदनी अर्न करिए और आमदनी अर्न करके आप अपना एक वो कार्यक्रम बहुत साल चले देश में। साथ में एम्प्लॉयमेंट के कार्यक्रम चलाए गए कि भाई आप को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो नरेगा के जरिए इन सब का भी उद्देश्य यही था कि किसान को, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको आमदनी मिले। सो दीज वर दी प्रोग्राम डिलीवरी। किसान को के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किसानों को एक बड़े कार्यक्रम के तहत बहुत सारे इनपुट को सब्सिडाइज करने का काम सरकारों ने किया। जी। इनपुट सब्सिडी आपने फर्टिलाइज़र पे दी, खाद सस्ती दी, इनपुट सब्सिडी आपने बीजों पे दी, बिजली भी सस्ती करी, आपने इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी ताकि लोन सही मिले। तो इनके जरिए के किसानों को लागत कम पड़े ताकि वो आमदनी कमा सकें। तो ये, और फिर एक साथ में कि आमदनी उसको अश्योर्ड कुछ मिल सके कि प्राइस उसको जो मिले और जो उसकी लागत है उसको, उसमें डिफरेंस रहना चाहिए, वही उसकी आमदनी है जी। तो उसके करने के लिए MSP का सिस्टम शुरू हुआ। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। लास्ट ईयर भी बजट में बहुत एम्फेसिस था किसानों को लेकर, बिल्कुल। और ये निर्णय लिया कि भाई सभी क्रॉप्स पे कम से कम 50% लागत के ऊपर उसको दिया जाए ताकि उसको प्रॉफिट मिले। तो ये जो प्रयास थे उनके जरिए मैंने जैसे कहा इनडायरेक्टली फार्मर को आमदनी पहुंचाने का जरिया बनाया। फार्मर ने, देश के काफ़ी किसान ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। एक समय हम लोग हमारे पास इतना अनाज भी नहीं होता था जितना देश की ज़रूरत थी। PL 480 के दिनों में हम इंपोर्ट करके किस तरह से डिपेंडेंट रहते थे, भूखमरी की समस्या रहती थी देश में। अब कई सालों के इन सब कार्यक्रमों और इसके बजाय इनके कारण से किसान अब आजकल बहुत कुछ उत्पन्न करता है। देश करीब करीब खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर की तरफ हो चुका है, बल्कि हम गेहूं चावल तो ज़्यादा पैदा करते हैं, सरप्लस में है, पर उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आने लगा है कि फार्मर्स को जो प्राइस मिलती है वो कम मिलती है, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ते ही जो रेट है क्रैश करते हैं। तो ये जब एनालिसिस की गई कि इतना अच्छा प्रोडक्शन का रिस्पांस हुआ, देश में प्रोडक्शन सरप्लस है, MSP कर भी दिया, उसके बावजूद भी किसान को थोड़ा सा डिस्ट्रेस है, तो आप एक नया विचार लाइए। नया विचार ये है कि आप सीधे इनकम उसको दीजिए ताकि उसकी लागत कम हुई नहीं हुई, मार्केट से मिला नहीं मिला, उसके अलावा उसके बाद उसको ये आमदनी सीधे अपनी मिल जाए। तो ये टॉपिंग अप है तीनों तरह से, कॉस्ट कम करना, MSP के जरिए प्राइसेस देना, और तीसरा आप उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। आप करेंगे बेस एक क्वेश्चन उसको दिया गया है। हाँ, तो ये तीनों तरह मिला के आपको देखना चाहिए कि किसान को सरकार क्या कर रही है। दूसरा पक्ष आपने रखा कि इसका फिस्कल साइड। देखिए, इतना अच्छा समन्वय और बैलेंस रखने की कोशिश की कि फिस्कल साइड भी इस पे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, उस पर विपरीत फर्क ना पड़े, और फिस्कल जितना सस्टेन कर सकता था, जितना इसको ले सकता था, उसके हिसाब से अमाउंट तय की गई कि भाई 6,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष दे दिया जाए। तो फिस्कल साइड की इंटेग्रिटी और फिस्कल बैलेंस को पूरी तरह से बना के रखा गया। हमारा फिस्कल डेफिसिट का एक ग्लाइड पाथ है, देश का निश्चय है कि करीब मैंने 2020-21 तक हम लोग 3% पे फिस्कल डेफिसिट ले कर देंगे, और एक ग्लाइड पाथ के जरिए ये हम लोग उस तरफ दिशा में पहुंच रहे हैं। इस सरकार ने शुरू किया था 4.4% पे, और अब हम घट के आ गए हैं 3.4%। और वो 3.4 भी मैं आपको थोड़ा सा ये बजट के टाइम में अगर 2 डिजिट पे देखें तो 3.34% था, अब ये है 3.36%।
तो 0.02% ही बढ़ा है। केवल हम चूंकि अप्रोक्सीमेशन करते समय एक डिजिट पे ले जाते हैं तो इसलिए वो 3.3 दिखता है और वो 3.4 दिखता है। हमारा विश्वास है कि जब ये साल ख़त्म होगा तब शायद हम 3.3 पे ही रहें। तो फिस्कल कंसोलिडेशन को और उसको ग्लाइड पाथ को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाया गया है और उसको दिया है, तो उस पे चिंता करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतिरिक्त कोई बर्डन की बात यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि किसानों के साथ साथ जो कुछ और घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि घरेलू कामगारों को पेंशन की बात है, 15,000 रुपये तक की, जो महीने की काम कर रहे हैं उनको 3,000 रुपये तक की पेंशन की बात है। ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 6 लाख तक किया गया, जो 2.5 लाख थी पहले। इसका बर्डन इकनॉमी पर या फिर वित्त के लिहाज से सेंटर पर, क्योंकि पहले जो हमने स्कीम्स देखी थी उसमें शेयर स्टेट का भी होता था अगर हम कोई बड़ी स्कीम देखते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसानों की बात करें, सेंटर ने पूरा का पूरा जो खर्च वो खुद वहन करने की बात कही है। आपने 2-3 चीज़ें कही इसमें। पहले लास्ट वाली बात कि भारत सरकार शेयर करती थी, ये स्कीम इस रूप में भी लाई जा सकती थी कि भाई 10,000 रुपये दिया जाए और 60% भारत सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। राज्य सरकारें कुछ अपने आप कर रही हैं, अलग अलग तरह से कर रही हैं, लेकिन अगर आप इसको शेयरिंग बना देते हैं तो उसमें कंडीशनल हो जाता है, कोई राज्य करे कोई राज्य ना करे। तो आपको जितना देना है भारत सरकार से उतना तो आप दे दीजिए, उसको किसी से लिंक ना करें। तो इससे श्योरिटी बढ़ जाती है कि कार्यक्रम ये पूरी तरह से चलेगा, लागू होगा पूरे देश में। दैट इज द डिफरेंस जो इसके कारण से होता है। दूसरा, आपने जो जिक्र किया कामगारों का और इनका, इसमें भी देखिए कितना लंबे टर्म की सोच परिलक्षित है। ये उनको सीधे ये नहीं दे रहे हैं कि भाई आपको साल में 400 रुपये या 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, क्योंकि ये सब कामगर हैं, ये काम करते हैं, ये अपनी आमदनी करते हैं, बट इनके लिए समस्या आती है जब ये काम करना बंद कर देते हैं। उस समय इनका साधन नहीं होता। हम और आपको पेंशन मिलती है, उनको पेंशन नहीं मिलती। तो लंबी सोच रखते हुए कि भाई आप जिस दिन काम करने की स्थिति में कम हो जाएंगे उस दिन आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिल सके, उसके लिए आप भी बचत करें और सरकार भी आपको मदद देगी, और उसको फिर प्रोफेशनली इन्वेस्ट कर दीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरह से आजकल जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं सरकार में, उसमें भी एनपीएस की धारणा मोरलेस इसी तरह से है। तो जो सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस की धारणा है, आप ये समझिए कि ये कामगारों के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए वो एनपीएस की धारणा है कि आप बचत करिए और आपके साथ में हम भी बचत करते हैं, आपका योगदान देते हैं, और जब आप रिटायर होंगे 60 के पास, आपको भी समझा जाए कि अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद ये आमदनी मिले। तो ये बड़े लंबे सोच के साथ, और इससे उनको काफ़ी अश्योरेंस मिलेगा। अभी उनको इनअप्रोप्रिएट सेविंग करनी पड़ती है, कोई गोल्ड में सेव करता है, कोई किसी में सेव करता है कि भाई मेरा क्या होगा जब मैं काम नहीं करूँगा। तो यह इसके साथ उसको एक अश्योर्ड व्यवस्था मिल जाती है कि भाई ठीक है, आप अपना काम करिए और इतनी छोटी बचत कर लेंगे तो आपकी पेंशन कर देंगे। और क्या ये कहा जाए गर्ग साहब की सामाजिक सुरक्षा की तरफ जिस तेज़ी के साथ हमने पिछले 4.5 साल और इस बजट को अगर मिलाकर देखूं 5 बजट में जो कदम बढ़ाए गए हैं, इसका दोहरा फ़ायदा अर्थ जगत के आर्थिक नज़रिए से अगर मैं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ हम सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं और दूसरा उन लोगों को हम सेविंग्स की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि किसी फ्रिस्बी की तरह। सेविंग भी बढ़ाते हैं और साथ में ये जो किटी बनती है, जो ये उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुनिया में देखिए इस समय पेंशन फंड के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल, दुनिया में तो कहते हैं करीब $40 ट्रिलियन के बराबर फंड्स हैं पेंशन फंड्स के साथ। ये तीनों उद्देश्य पूरा करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का भी उद्देश्य करते हैं, सेविंग्स का भी करते हैं, और गवर्नमेंट को की तरफ से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी। तीनों मकसद इससे हासिल होते हैं। अब मैं एक और फैक्टर पे आना चाह रहा था, वो है टैक्स को लेकर, क्योंकि मध्य वर्ग
को बड़ी उम्मीद रहती है और इस उम्मीद को इस बार बजट में काफ़ी कुछ पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो मध्य वर्ग का जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है पिछले कुछ वर्षों में। क्या वहाँ पर कोई निगेटिव इसका इफेक्ट तो नहीं होगा, या उसकी संख्या बढ़ती हुई देखने के बाद ये एक बोनस उनके लिए है? देखिए, मध्य वर्ग जो है उसने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, और भी ज़्यादा। देश में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। जब आप फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी होते हैं तो आपकी आमदनी आपके अकाउंट्स में दिखती है, आप उस आमदनी के हिसाब से टैक्स भरते हैं। इसीलिए हमारा जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो बहुत बढ़ गई, टैक्स की ग्रोथ बढ़ी। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है। इनफैक्ट वित्त मंत्री जी ने तो कई बार धन्यवाद के शब्दों में दिया, को धन्यवाद दिया जो है कि आपने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए, एक लेवल तक, एक सर्टेन इनकम तक टैक्स की अपेक्षा संभवतः उतनी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उनको अपनी परिवारों का भी पालन करना है, उनको अपना बच्चों को भी शिक्षा देनी है और ये करना है। तो ये एक लेवल कि भाई 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स इनकम डिक्लेयर करता है, उसकी इनकम हो सकती है 7 लाख हो, 8 लाख हो, क्योंकि कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं। आप प्रोविडेंट फंड में सेव करते हो, इसमें सेव करते हो, तो उसके कारण से आपको कटौती मिलती है। तो लगभग ये मैसेज दिया गया बड़ा क्लियरली कि आपकी अगर आमदनी 7-8 लाख तक है कम, और आप टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख तक की है, तो आपसे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं और हम आपको रिबेट के रूप में जो आप पे टैक्स बनता है वो वापस दे रहे हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि आप अच्छे टैक्स पेयर हैं, आप ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये पैसा हम आपको वापस रिबेट के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से टैक्स में जो रिबेट दी गई, किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना, कामगारों के लिए पेंशन, इसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पैसा हमारे पास ये आएगा कहाँ से और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? अगर आंकड़ों के नज़रिए से देखें या स्कीम्स को, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब क्लब करने की ज़रूरत है, जो सब्सिडीज़ हैं उनको कम करके या क्लब करके हमें किसी एक स्कीम के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या उसकी तरफ ही कुछ कदम दिखते हैं? देखिए, हमारा अगले साल का बजट जो है उसके हिसाब से तकरीबन 27.5 लाख करोड़ का हमारा व्यय है। ये स्कीम जो अनाउंस हुई उसका 75,000 करोड़ है। टैक्स कंसेशंस जो अनाउंस हुए वो करीब 17-18 हज़ार करोड़ के। आप कुल मिला के मोटा मोटी 1 लाख करोड़ भी अगर मान लें तो 27.5 लाख करोड़ का एक करोड़ बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, और उसको हमने अकाउंट फॉर कर दिया। फिर बजट के लिए आपने कहा कि रेवेन्यू का इंतज़ाम हमने पूरा कर लिया, बाकी जो है हम वो डेट के रूप में उठाते हैं। तो ये स्कीम पूरी तरह से प्रोवाइडेड फॉर है, बजट में उसका प्रावधान है। बजट में इसके कारण से कोई परेशानी नहीं है। आपने दूसरी बात जो कही कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको जो सब्सिडीज़ हैं या दूसरा, इस पे विचार हो सकता है भविष्य में, क्योंकि ये भी जैसे आपका एलपीजी का एग्जाम्पल है। एलपीजी में पहले सब्सिडाइज्ड एलपीजी मिलती थी, फिर उतना ही बेनिफिट उसके अकाउंट में जाके मार्केट प्राइस पे उसको एलपीजी मिलती है। तो ये सोचा जा सकता है, आने वाली सरकारें देख सकती हैं कि क्या कोई बेनिफिट, बिजली का कंसेशन का बेनिफिट है या कोई और बेनिफिट जो आज इनपुट के रूप में देते हैं, क्या ये सीधे दे दिया जाए किसान। तो सरकार के लिए कॉस्ट भी नहीं होगी, लेकिन उसको वो बेनिफिट डायरेक्टली मिल जाएगा। ये विचार का विषय है, इसको एग्जामिन किया जा सकता है आने वाले टाइम में। इट्स पॉसिबल। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो फोकस किसान, कामगार, रूरल इंडिया, इन सब की तरफ आर्थिक नीतियों का मुड़ा है, उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं, लेकिन आपके नज़रिए से कोई एक बड़ी चुनौती जो
आर्थिक तौर पर भी है और सामाजिक तौर पर जिस पर हमें आगे बढ़ना है? देखिए, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से एक तो हमें काफ़ी इम्पैक्ट करता है कि दुनिया की ग्रोथ और ऑयल की प्राइसेस की क्या स्थिति है। जब ऑयल प्राइसेस $85-86 हुई तो हमें कई तरह से उसका इम्पैक्ट आने लगा। आपने देखा उस समय एक्साइज ड्यूटी में कमी भी की, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अगर एक सीमा से ज़्यादा बढ़ती हैं तो कंज्यूमर को उसको सहन करना। ग्लोबल इकॉनमी अगर थोड़ी स्लो डाउन होती है तो हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो ये तो दो बड़े ग्लोबल फैक्टर हैं जिसका देश की इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। डोमेस्टिकली मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, काफ़ी सिक्योर स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे देश में जो राइजिंग इनकम्स हैं उससे हमारी कंजम्पशन की स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। देश में पॉपुलेशन की भी बढ़ रही है, यूथ पॉपुलेशन भी, तो कामगारों की संख्या भी बढ़ रही। तो इसके कारण से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंजम्पशन साइड से एक दूसरा जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में आता है इन्वेस्टमेंट साइड से आता है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आपने आज देखा कि विज़न में काफ़ी बात की गई है कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये करेंगे। तो उसमें पीछे जब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया तो कुछ ओवर एंथुजियाज़म में हुआ, कुछ अलग रेट्स हुई, तो उसके कारण से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा डिस्ट्रेस आया। तो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से किया जाए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, वक्त देने के लिए बहुत ही अहम दिन में, और ये समझाने के लिए कि बजट की किस तरह की चुनौती रही है, क्या कुछ आप लोगों ने तैयार किया, और आज जब रिजल्ट मैं कहूँ तो उसके बाद इस वक्त क्या रिस्पॉन्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो फिलहाल अभी इतना ही, वक्त ब्रेक का है। आप रहिए राजसभा टीवी के साथ।